हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की अक्सर ये डाउट आता है कि सर आईएएस बनने के लिए हमें टोटल एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, वो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है एंड शायद टफेस्ट भी बोल ही सकते हो, राइट। और कहीं ना कहीं हमेशा हमें ये लगता है कि क्या हमें दिन में 14 घंटे 15 घंटे इस हिसाब से पढ़ना चाहिए क्या, क्योंकि देखो होता क्या है कि दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ना हमें हर रोज़ 14-15 घंटे डालने की ज़रूरत है ताकि हम बाकी के एस्पिरेंट से आगे निकल पाएँ। तो अगर इस टाइप का आपके दिमाग में मिथ है ना, तो यही हम मिथ थोड़ा आज ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमें अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे कोशिश करनी चाहिए डेली पढ़ने की। देखो, आप जैसे कि जानते हो कि 3 स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और कहीं ना कहीं अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नोटिस किया है तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये ना एक बहुत बड़ा सिलेबस है, राइट। एंड एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर चीज़ को पहले तो कवर करने में आपको एक लंबा टाइम चाहिए। फिर उसके बाद द एग्ज़ाम इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि प्रीलिम्स के बाद 3-4 महीने बाद मेंस होता है, फिर मेंस के बाद काफ़ी टाइम आता है इंटरव्यू के लिए। तो काफ़ी ना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। और इसी को ना मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा स्पोर्ट्स की फील्ड में बताऊं तो आप ना डेफिनेटली आप मैराथन के बारे में जानते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो एक मैराथन की तरह ही तो है। ये कोई देखो, जैसे अगर मान लो जैसे मैच होता कोई, जैसे T20 मैच होता या वनडे मैच होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने एक दिन परफॉर्म करना है, अगर आप उस दिन चल गए तो ठीक है, बट बाकी जैसे मैराथन हो गया या टेस्ट मैचेस हो गए, वहाँ पर आपके ना असली स्किल्स की बात आती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो, अगर आप एक दिन में 15 घंटे भी पढ़ लोगे, पर क्या आपको लगता है कि अगर आपने आज एक दिन में 15 घंटे पढ़ लिए, क्या आप सेम चीज़ एक साल के लिए कर सकते हो? द आंसर इज़ नो, ठीक है। मतलब काफ़ी मुश्किल है कि आप लगातार एक साल डेली 15 घंटे पढ़ पाओ। होगा क्या, आप हो जाओगे यहाँ पे बर्नआउट। तो उसी तरह से ना, जैसे मैराथन में क्या होता है, आप रियलाइज़ करते हो कि जो पर्टिकुलर रनर होता है जो जीतता है हमेशा, वो मोर और लेस ना सिमिलर स्पीड के साथ ही पूरी रेस को भागता है। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, बट ऐसा नहीं होता कि पहला बहुत तेज़ भाग लिया, दूसरा बहुत स्लो, तीसरा बहुत तेज़, चौथा फिर स्लो। वो मोस्टली एक सिमिलर स्पीड के साथ ही रनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ ना हमें अपनी स्टडीज़ के साथ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटे पढ़े, दूसरे दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े, तीसरे दिन 5 घंटे, चौथे दिन 10 घंटे। ऐसा पढ़ने से बेहतर है कि आपने एक प्रॉपर, मान लीजिए कि कुछ घंटे जो पढ़ो वो कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम इसको पढ़ते जाओ। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, राइट। उसी के साथ ही साथ अपने जो भी टारगेट्स हैं ना, उनको स्मॉलर टारगेट्स में ब्रेक करने की कोशिश करो। देखो, जैसे कि आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि अगर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट अपने दिमाग में सेट कर लिया तो आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और उस वजह से होगा क्या, जब आप इससे बड़े टारगेट्स की तरफ अचीव करते हो तो अब आप ना बर्नआउट होने लग जाते हो, बहुत ही मोनोटोनस सा रूटीन हो जाता है। पर इसी वजह से हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है छोटे छोटे स्मॉलर टारगेट्स को अचीव करने की। अपने जो भी बड़ा टारगेट है ना, उसको ब्रेक करो। लेट्स से आप ये मत सोचो कि मैं एक साल में ऐसे करना है, आप इसको सिंपली सोचो कि अगले एक वीक में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब आपने इस चीज़ को ऐसे स्मॉलर टारगेट्स में ब्रेक कर दिया ना, तो एक तरह से आपका एक प्रेपरेशन मोड में आ गए हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये हेल्प करेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट को भी अचीव करने पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एक हफ्ते में अपने टारगेट को अचीव किया, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप क्लोजर हो गए अपने जो बड़े टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। इन स्मॉलर टारगेट्स को अचीव करने के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि आप ना अपने, जैसे जो आपका बेसिकली सपोर्ट सिस्टम होता है, जो आपके बहुत ही मतलब जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए या जो एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनको दूर नहीं करना, ठीक है। वो तो आपका सपोर्ट सिस्टम है, बट साथ ही साथ जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको ज़रूर हटाना है अपनी लाइफ से, ठीक है। जब इस हिसाब से करोगे ना, तो स्मॉलर टारगेट्स को अचीव करोगे, एक तरह से पॉजिटिव माइंडसेट भी बना रहेगा, अच्छे से मोटिवेटेड भी रहोगे, और लर्निंग प्रोसेस को भी ना, जो हमारा एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है ना, इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हम पढ़ रहे हैं तो एक बर्डन है, नहीं। जब इसको एंजॉय करना सीख जाओगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक तरीके से इस एग्जाम को ओवर द टाइम अच्छे से करने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह से ना आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है ना, जहाँ पर ये इंश्योर किया जा पाए कि आपने अपनी जर्नी में, ये जो आप यूपीएससी की जर्नी है, इसमें छोटे छोटे टारगेट्स बना लिए हों
ओवर द टाइम आप उन टारगेट्स को इवेल्युएट करते रहो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अच्छा कंटेंट पढ़ो जो कि आपके यूपीएससी के लिए बिल्कुल रेलेवेंट हो, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं ये जो आप सोच रहे हो कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो शायद इतना मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? मैटर करेगा आपका क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी से ज़्यादा आपको फोकस कहाँ पे करना है? क्वांटिटी के ऊपर। इवन देखो जैसे ना ओनली आईएएस की टीम डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज रन करती है, उनमें भी इन्हीं बातों पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है कि आपको जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए वो बिल्कुल टू द स्टैंडर्ड्स हो यूपीएससी के हिसाब से, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ठीक है ना। इसी तरह से आपको स्मॉलर टारगेट्स भी होते हैं, जैसे आपके मॉक टेस्ट एक टाइम बाउंड मैनर में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है ना। मान लो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया थ्रू मॉक टेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारे ना इनिशिएटिव्स ओनली आईएएस टीम की तरफ से रन किए जाते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ ना, हमारा जो जीएस का कोर्स आता है, दैट इज़ प्रारंभ कोर्स, ये एक तरह का फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है, एज वेल एज ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि जिस हिसाब से ना कि पूरा का पूरा आपका जो जीएस है, ठीक है ना, बेसिकली आपकी जो यूपीएससी की पूरी तैयारी है वो फुल फ्लैश्ड मैनर के अंदर अच्छे से हो जाए, तो ये डेफिनेटली कोर्स आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ ही देखो बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ों को तो पढ़ाया ही जाता है, उसके अलावा और भी कंपोनेंट, चाहे टेस्ट सीरीज हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का ना ये एक तरह से आपका वन स्टॉप सोल्यूशन कोर्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कोई अगर डाउट्स हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस मेल पे भी डाल सकते हो। अदरवाइज कोर्सेज बाय करने के लिए आप video.onlyis.in पे भी जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को चेक भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ देखो एक प्रॉपर शेड्यूल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, इट विल ऑल्सो हेल्प यू। जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि सर हमें 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नहीं, उससे बेटर क्या है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उस पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से चलने की कोशिश करो। देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उस शेड्यूल पे पूरा 100% नहीं उतर पाते, बट कोशिश करो कि 90% तो वो शेड्यूल को आप फॉलो करो, ठीक है ना। और ये शेड्यूल भी ना अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ आप में से लोग होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ फुल टाइम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें मैनेज करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है जी। इसके साथ ही देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मुझे एक और क्वेरी आती है कि सर हमने शेड्यूल तो बना लिया पर शेड्यूल ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। इसका रीज़न पता क्या है? आपने शेड्यूल में जो चीज़ें समझनी थी ना वो नहीं समझ पाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये ना एक्चुअली इस पर्टिकुलर टेक्निक को स्मार्ट गोल्स टेक्निक बोलते हैं। जब भी आप कोई भी अपना टारगेट सेट करो, मान लो आपने शेड्यूल बनाना है कि दिन में कितना पढ़ना है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका जो भी शेड्यूल बना रहे हो वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि सोचो अगर आप बोलो कि कल से ना मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, तो आपने ना बहुत ही सब्जेक्टिविटी डाल दी इस लाइन में। आपने अब किसी के लिए हो सकता है कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, 5 घंटे काफ़ी ज़्यादा हो। तो आपने जब भी ना अपना शेड्यूल बनाना है, आपने एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करना है कि लेट्स से मैं कल या आज मैं 8 घंटे स्टडी करूंगा, या फिर मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमी आज स्टडी करूंगा। इस तरीके से आपके जो भी शेड्यूल होना चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वो मेजरेबल होना चाहिए कि आप मेजर कर पाओ अपनी प्रोग्रेस को, ठीक है ना, अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर पाओ, चेक कर पाओ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। आपका जो भी टारगेट है वो अटेनेबल या एक्शनेबल कह सकते हो, पर जनरली इसको अटेनेबल भी बोल सकते हैं कि अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल का मतलब, जैसे एग्जांपल सोचो, आप मुझे बोलो कि सर मैं अगले ना 3 दिन के अंदर मैं 10 kg वेट लूज कर लूँगा, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। जब ऐसे अनअटेनेबल, जो कि नहीं आप अटेन कर सकते, जो इम्पॉसिबल से गोल्स होते हैं ना, जब आप उनकी तरफ भागने लग जाते हो तो आपका करने का मन ही नहीं करेगा। एक दिन के बाद आप सोचोगे कि नहीं यार ये 10 किलो नहीं होने वाला, छोड़ो, मैं कर ही नहीं रहा ये। तो इस तरह से आपको एक गोल्स नहीं बनाने, आपको जो गोल्स होने चाहिए वो बिल्कुल अटेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक दिन में 20 घंटे पढ़ूंगा, वो भी अटेनेबल नहीं है। आपको एक प्रॉपर, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अटेनेबल है, येट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो, वो आपको मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। आज से क्या हो गया, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, ठीक है ना, ये भी काफ़ी हद तक अटेनेबल के साथ ही लिंक्ड होता है। साथ ही साथ लास्टली टाइम बाउंड, ठीक है, प्रॉपर ना टाइम मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना कि मैं, जैसे आप सिंपली ऐसा बोलो कि मैं इकोनॉमी का चैप्टर 3 पढ़ूंगा, पर आपने कोई डेडलाइन नहीं दी, और हो क्या रहा है, आपका इकोनॉमी का चैप्टर 3 कई महीने ही चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोई एंड डे नहीं दिया। आप ऐसे सोच के चलो कि मुझे इकोनॉमी
एक महीने के अंदर खत्म करनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप इस तरीके से डेडलाइन के साथ काम करने लग जाओगे ना, तो एक पुश मिलता है कि किस हिसाब से आपको ना अपने अपने प्रॉपर शेड्यूल को बनाना है। तो जब आप शेड्यूल बनाओगे उसमें ये पांचों की पांचों चीज़ें होंगी, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे कि आपको जो शेड्यूल है बहुत ही प्रॉपर बन चुका है। एंड लास्टली जो आपके टाइम एलोकेशन होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका फोकस क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा हो, क्वांटिटी के ऊपर कम हो। क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइम मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, क्योंकि सभी की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। जैसे कि आप देखो फुल टाइम एस्पिरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ना आप कोशिश कर सकते हो कि 7 से 10 घंटे आप डेली बेसिस पे करने की कोशिश करो। देखो कुछ एस्पिरेंट्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ना कुछ और कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। बट इस वजह से ही मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया कि जो टाइम है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। उसके साथ ही जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है, तो इसलिए मैंने आपको ना हर हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 40 घंटे की कोशिश कीजिए आप पढ़ने की। हो सकता है देखो जैसे मंडे टू फ्राइडे आपका मान लीजिए ऑफिस है, तो शायद इन दिनों में आप डेली 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 15 से 20 घंटे आपने वीकडेज में गुजारे, तो और सैटरडे संडे जब आप फ्री हो तो इन दिन में ना आपको बाकी का जो कम पड़ा है उसको आपको कवर अप करना है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप 10 घंटे तो डेफिनेटली आप सैटरडे संडेज को पढ़ सकते हो, तो टोटल 20 घंटे आप वीकेंड पे दे सकते हो। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स आप हर वीक में निकाल सकते हो। इसके साथ ही कोशिश क्या करनी है, ठीक है, ब्रेक्स भी आप लेते रहो, ताकि जो बर्नआउट वाली प्रॉब्लम है या फिर ना जो मोटिवेटेड रहने की जो नहीं हो पाता, तो वो मोटिवेशन भी तभी आएगी जब आप प्रॉपर ब्रेक्स ले रहे हो, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ हो, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ ही साथ फोकस कहाँ रखना है, एक प्रॉपर कंसंट्रेटेड स्टडी के ऊपर बोला ना, क्वालिटी और क्वांटिटी, तो दैट शुड बी द मेन फोकस। फोकस कहाँ होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ ना जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ने की कोशिश करते हो रादर देन क्रैमिंग, तो चीज़ें आपके लिए लंबे टाइम तक रिटेन हो पाती हैं, अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। उसके साथ ही आपको जो चीज़ें पढ़नी है ना, मेक श्योर दे आर रेलिवेंट टू यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। आपके लिए मैंने ना एक वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेबस डिकोडेड करके, ठीक है ना, जहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस को, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, उसका पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा डिकोड कर रखा है। तो जस्ट आप इतना चेक कर सकते हो कि सिलेबस डिकोडेड ओनली आईएएस, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप इंश्योर कर सकते हो कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। लास्टली मैं फिर रिएटरेट कर दूं, फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ऐसे नहीं भागना कि 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। अगर आप वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उन आवर्स को कैसे आप अच्छे से पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा डिटर्मिन करता है rather than कि आप कितने घंटे दे रहे हो, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।